विवेक और नैना का कॉलेज में आखिरी साल था। नैना अपने नाम के अनुरूप थी, चंचल, शौक, जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर। एक झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी कजरारी गोल गोल सी बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोह लेती। और विवेक बांका सजीला नौजवान। कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थी। और कहीं ना कहीं मन ही मन नैना से जलती भी थी कि विवेक जैसा खूबसूरत लड़का उसे बेपनाह प्यार करता है। नैना, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। देखो बारिश शुरू हो गई है, विवेक ने कहा। नैना छोटे से बच्चे की तरह बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस कर खुशी से पागल हो गई थी। जब भी बारिश होती तो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू के लिए नैना ऐसे ही खुशी से झूम उठती थी। बारिश में भीगना उसे बहुत पसंद था। तितलियों की तरह इधर उधर दौड़ती भागती, शुष्क बारिश की बूंदों से भीगा हुआ सुधा नैना का चेहरा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। क्या विवेक, वहाँ क्या दुबक कर बैठे हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। और नैना फिर से पानी में भीगने चली गई। विवेक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। कभी कभी उसे अपने समय पर भी रश्क भी होता था। नैना को ना जाने क्या सूझा। वो अपनी नाजुक कलाइयों से बरगद के विशाल वृक्ष को बांधने का निरर्थक प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह जगह नैना को बहुत पसंद थी। इस जगह पर उन दोनों ने भविष्य के ना जाने कितने सपने देखे थे। साथ निभाने के सपने, साथ जीवन बिताने के सपने। नैना अब चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी एक पेपर और भी बचा है। विवेक, परसों आखिरी पेपर है ना, खूब मजे करेंगे। पहले एक अच्छी सी पिक्चर, फिर बढ़िया सा खाना, और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को घुमाकर कहा। जैसा रानी साहिबा का हुक्म। विवेक की इस बात को सुनकर नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे बच्चों की तरह हंसता देखकर विवेक मुस्कुरा उठा। क्या सोच रहे हैं जनाब? नैना ने अनोखे अंदाज से कहा। कुछ नहीं, सोचता हूँ तुम्हारे नर्सिंग होम में तो मरीजों की लाइन लगी रहेगी। नैना ने बड़े आश्चर्य से विवेक की तरफ देखा। ऐसा क्यों भला? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर सब बेहोश हो जाएंगे, और क्या। विवेक की बात को सुनकर नैना बहुत देर तक हंसती रही। विवेक, शादी के बाद तुम मोटे ना हो जाना। मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अदरक की तरह किधर से भी फैल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और नैना व विवेक बहुत देर तक हंसते रहे। नैना और विवेक का एमबीबीएस का आखिरी साल था। एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। बार बार नैना की निगाह कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ जाती। तभी सामने से विवेक आता दिखाई दिया। आने दो आज, विवेक को अच्छे से खबर लूंगी। इतनी देर कर दी। क्या विवेक, तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। क्या क्या सोचा था? विवेक के चेहरे पर एक अजीब सी निरसता और तनाव फैला हुआ था। विवेक ने नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर संजीदा आवाज में कहना शुरू किया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनो नैना, हमारा सफर यहीं तक था। आज से हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। नैना विवेक की बातों को सुनकर स्तब्ध थी। ये कैसा मजाक है विवेक? तुम जानते हो मुझे मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। नैना, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल पिताजी के एक दोस्त आए थे। वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम तो मेरे घर की हालत जानती हो। पिताजी ने ना जाने किन किन मुसीबतों से हम भाई बहनों को पढ़ाया और आज हमें इस लायक बनाया। आज मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। पिताजी के दोस्त अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। उन्होंने पिताजी से वादा किया है कि एमएस करने में जितना भी खर्चा आएगा वे उठाएंगे, और एक नर्सिंग होम भी बनवाने का वादा किया है। पिताजी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैं कुछ नहीं कर पाया। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। विवेक, मेरा क्या होगा? एक बार भी तुमने नहीं सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हमारे सपने, हमारे उन सपनों का क्या जो हमने एक साथ देखे थे? नैना बदहवास सी बोलती जा रही थी, पर विवेक के पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और उसे वहीं छोड़कर वह चला गया। नैना विवेक को जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अबाध गति से भागा जा रहा था। नैना ने विवेक से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसका अब इस शहर में रहना भी दुश्वार होता जा रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद नैना वापस अपनी माँ के पास चली आई, पर विवेक की आंखें उसका वहां भी पीछा करती रही। ना जाने कितने अस्पतालों से उसके लिए नौकरी के प्रस्ताव आए, पर नैना इन सब से दूर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अंत में अपना सब कुछ बेचकर नैना अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहने लगी और वहाँ के वासियों की सेवा करने लगी। यहाँ रहते हुए उसे काफी समय हो गया था। माँ बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे।
तब सुधा ने ही कहा, माँ कुछ कहना चाहती हो तो कह दो ना, कहे बिना मानोगी नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। नैना, आज मिसेस शर्मा आई थी, बहुत देर तक बैठी रही। उनकी छोटी बेटी आजकल लंदन में है, 2 बच्चे हो गए उसके, और तुमसे छोटी थी। पति का लंबा चौड़ा बिजनेस है। मिसेस शर्मा तो अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अच्छा, नैना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। जानती हो, मिसेस शर्मा बता रही थी कि उनकी बेटी सारिका जब भी आती है तो उसके लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आती है। उसके दोनों बच्चे दिन भर नानी नानी कहकर उनसे लगे रहते हैं। अच्छा, क्या अच्छा अच्छा, इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही। दे तो रही हूँ ना माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। माँ धीरे से नैना के पास आ गई और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, नैना कब तक ऐसी बैठी रहेगी? अपने बारे में तो सोचो, काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार उम्र निकल जाएगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। आज मिसेस शर्मा तुम्हारे लिए अपने बड़े भाई के बेटे का रिश्ता लेकर आई है। 10-11 साल पहले उनके बड़े भाई के बेटे की शादी हुई थी। पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। 8-9 साल की बेटी है। खाता कमाता परिवार है। लड़का भी देखने में ठीक ठाक है। उन्हें तुम्हारी नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम हाँ करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नैना अपनी माँ की बात को सुनकर ही झुंझुला उठी और उसने चादर को अपने शरीर से अलग किया और पलंग से नीचे उतर आई। क्या माँ, रोज रोज वही? कितनी बार समझा चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी है। और ऐसा है, मिसेस शर्मा से कह दो अपने भाई के बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरा रास्ता ना देखे। एक बार मिल तो ले बेटा, बहुत अच्छा परिवार है, तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, ना जाने कब क्या हो और मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। माँ ने झूठी नाराजगी दिखाते हुए नैना से कहा। नैना ने बड़े प्यार से माँ के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा, तुम अभी इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, उनका तो काम ही है कहना, और बैठे बैठे कुछ काम कर लिया करो। दिन भर सास बहू के सीरियल देखती रहती हो ना, इसलिए ऐसी खुराफाती बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। घूम फिर आया करो। मैंने ट्रैवल एजेंसी से बात कर ली, बहुत अच्छा पैकेज है। जाओ, चारों धाम की यात्रा कराओ, कुछ पुण्य मिलेगा, कहकर नैना जोर से हंस पड़ी। नैना अपनी माँ का ध्यान भटकाने की भरसक कोशिश करती रही, पर माँ का रिकॉर्ड जहाँ था वहीं आकर अटक गया था। अब तू मुझे चारों धाम की यात्रा पर भेजेगी? काश तेरा कोई भाई होता तो मुझे चारों धाम पर भेजता, तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलता। पर ऊपर वाले ने ना जाने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। अब बेटी मुझे चारों धाम पर भेजेगी, कहकर माँ आंचल में मुंह छिपाकर रोने का उपक्रम करने लगी। माँ की ये हमेशा की आदत थी। जब वह नैना से अपनी बात मनवा नहीं पाती थी तो इसी तरीके से अनर्गल बातें करना शुरू कर देती थी। माँ, तुम भी किस तरह की बातों में पड़ जाती हो? तुम्हें जाने से मतलब है ना? कितने दिन से सोच रही हो पर मेरी वजह से कहीं निकल नहीं पाती। जाओ और मजे करो। नैना ने अपनी माँ के गालों को खींचकर बड़े ही शरारती लहजे में कहा। कभी कभी नैना इस उम्र में भी छोटी बच्ची की तरह लगने लगती, पर अब तो नैना के बालों में भी सफ़ेद चांदनी दिखने लगी थी। छोटी बहन माया की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चे व परिवार के साथ बहुत खुश थी। याद है आज भी उसे वह दिन जब नैना ने जिद करके माया की शादी करा दी थी। माँ कहती रह गई, बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी करना कहाँ तक सही है? समाज क्या कहेगा? बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और छोटी बहन की शादी कर दी, जरूर बड़ी में कोई खोट है या किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पर नैना अपनी माँ को कभी जवाब न देती। नैना की जिद के आगे किसी की एक ना चली और छोटी भी ब्याह कर अपने घर चली गई। माँ को चारों धाम पर गए आज 15 दिन हो गए थे। नैना अस्पताल से लौटने के बाद देर रात तक टीवी देखती। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। जब आंखें और शरीर थकान और नींद से बोझिल हो जाते तब वहीं सोफे पर लेट जाती। समय पंख पसारे उड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक रात में दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज लगाई, डॉक्टर साहिबा दरवाज़ा खोलिए। गहरी नींद में डूबी नैना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी नज़र बगल में रखी घड़ी पर गई। रात के 1 बज रहे थे। उस समय भला कौन हो सकता है? चौकीदार भी कुछ दिनों से छुट्टी पर गया था। गांव में उसकी माँ बीमार थी। नैना निर्णय नहीं ले पा रही थी कि इतनी रात को दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसने दरवाजे के पास आकर धीरे से पूछा, कौन है? बेटा दरवाज़ा खोलो, हम हैं, रामू काका। रामू काका? आप इस समय? बेटा अस्पताल से थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। 15-16 साल का लड़का है, किसी अच्छे घर का लगता है। काफ़ी चोटें आई हैं, काफ़ी खून बह रहा है।
जरा जल्दी से चलकर देख लो, ना जाने किसके घर का चिराग है। रामू काका, आप जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलिए, मैं अभी आती हूँ। नैना का घर अस्पताल से सटा हुआ था। नैना ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। नैना रास्ते भर यही सोचती रही, 15-16 साल का लड़का, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है, अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। नैना ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाने का आदेश दिया। चोट बहुत गहरी तो नहीं थी, पर खून काफ़ी बह गया था। नर्स ने जल्दी जल्दी उस लड़के के चेहरे पर लगी चोटों को साफ किया। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह लड़का खतरे से बाहर था। डॉक्टर साहिबा, इस लड़के के पास से वह मोबाइल और पर्स मिला है, उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा, नर्स ने कहा। हाँ, यह बात तो है, नैना ने कहा और अपने चेम्बर में आ गई और उसने वार्ड बॉय से 1 कप कॉफ़ी लाने को कहा। वह बहुत थक चुकी थी। उसने उस लड़के से मिले हुए मोबाइल की डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। आखिरी कॉल पापा के नाम से थी। उसने उस पर फ़ोन मिलाया। 4-5 घंटे जाने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, डॉक्टर विवेक हियर। नैना आवाज़ सुनकर स्तब्ध थी। नियति उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं कर सकती। क्या दुनिया में विवेक नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति है? या मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। यादों की किताबों के ना जाने कितने पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटते चले गए। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? नैना जैसे नींद से जागी। हेलो, मैं सरायगंज से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक्सीडेंट का एक केस आया है। 15-16 साल के लड़के के पास से एक मोबाइल और पर्स मिला है। आरो नाम है लड़के का। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? अगर हाँ तो कृपा करके मरीज को ले जाए। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा आरो ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं, वह ठीक है, खतरे से बाहर है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। जी, मैं अभी निकलता हूँ। 1-1.25 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक आप उसका ध्यान रखें। थैंक यू मैम, मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। वेलकम। नैना अब तक उसकी आवाज़ को पूरी तरह पहचान चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने आप रखा था। इतने सालों बाद उसका अतीत एक बार उसे पुकार रहा था। वह अतीत जिसे वह ना जाने कब का भूल चुकी थी। सच कहते हैं लोग, इंसान कुछ भी कर ले पर अपने अतीत से नहीं भाग सकता। सोचते सोचते ना जाने कब नैना की आंख लग गई। तभी नर्स की आहट की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद खुल गई। मैडम, वह जो एक्सीडेंट केस आया था, उसके घर वाले आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नैना अपने आप को संभाला और वार्ड की तरफ चल पड़ी। आज इतने वर्षों बाद उसका अपना अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यादों के झरोखों पर आज फिर किसी ने दस्तक दे दी थी। ना चाहते हुए भी मन उसकी तरफ खींचता चला गया। वे वही आंखें थी जिन्होंने नैना को सालों साल सोने नहीं दिया। सालों साल वे आंखें नैना का पीछा करती रही, पर उन आंखों की वह कशिश, चेहरे का वह नूर जिस पर ना जाने कितनी लड़कियां मरती थी, ना जाने कहाँ गायब हो गया था। वक्त के थपेड़ों ने या फिर बेहिसाब जिम्मेदारियों ने उसको उम्र से पहले ही परिपक्व कर दिया था। आँख की कशिश जिम्मेदारियों के बोझ तले और मोटे फ्रेम के पीछे कहीं दूर छिप गई थी और उस सजीले नौजवान को कहीं दूर पीछे धकेल बहुत आगे निकल आई थी। नैना की आंखें विवेक को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। विवेक की आंखें नैना को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वही तो है, हाँ हाँ बिल्कुल नैना ही तो है। आज भी वैसी ही सुंदर, सौम्य और सहज, रत्ती भर भी नहीं बदली। पर वह तो कभी ऐसे फीके रंग नहीं पहनती थी। जीवन से भरपूर जिंदा दिल किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना दे। विवेक ने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। नैना ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। विवेक समझ नहीं पा रहा था कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। ये लड़के के पिता हैं, नर्स ने कहा। आपका बेटा ठीक है, दवाइयाँ लिख रही हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा दवा की वजह से आराम से सो रहा है। नैना उसका चेक करने के लिए जैसे ही झुकी, विवेक ने धीरे से पूछा, कैसी हो नैना? नैना ने जलती हुई निगाहों से विवेक की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, अब पूछ रहे हो कि कैसी हूँ मैं? अब तक कहाँ थे? एक बार भी सोचा कि जिंदा हूँ या मर गई? विचारों की ना जाने कितने तूफान उसके दिल में उठ रहे थे, पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है, आप चाहे तो कल इसे ले जा सकते हैं। और वह तेज तेज कदमों से चलते हुए दूसरे मरीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गई। विवेक स्तब्ध और एकटक सा उसे जाता देखता रहा। क्या नैना ने उसे पहचाना नहीं था? क्या वह इतना बदल गया है? सच भी तो है, अब वह पहले जैसा कहाँ रहा। नैना कहती थी, मुझे अदरक की तरह यहाँ वहाँ से फैले पुरुष बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह भी तो ऐसा ही हो गया था। विवेक को बहुत कुछ कहना और सुनना था। इन
20 सालों में जो कुछ हुआ वह कह और सुना लेना चाहता था। नैना अपने मरीजों को देखकर अपने घर की तरफ जाने को तत्पर थी। रात बीतने को थी, आसमान में हल्का अंधेरा ही था। चिड़ियों की यदाकदा चहचहाट से आसमान गूंज रहा था। तभी विवेक ने पीछे से नैना को आवाज़ दी, डॉक्टर नैना, 1 मिनट आपसे बात करनी है। नैना के पाँव वहीं जम गए। चाहकर भी वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। नैना पहचाना नहीं, मैं विवेक। क्या कहती नैना, शब्द उसके मुंह तक आते जाते अटक से गए। तुमको कैसे भूल सकती हूँ विवेक। विवेक बोलने लगा, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज छोड़ने के बाद किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ गई। तुमने अपना पुराना घर भी बेच दिया। आंटी कैसी हैं? और तुम्हारी छोटी बहन, क्या नाम था उसका? रोहित, विवेक ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा। माया, नैना ने बड़ी गंभीरता से कहा। हाँ हाँ वही। माया की शादी हो गई और माँ चारों धाम की यात्रा पर गई हैं। और तुम कैसी हो? विवेक ने नैना की आंखों में आंखें डालकर पूछा। नैना का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने जलती निगाहों से विवेक को देखा। तुम बताओ कैसी होनी चाहिए? नैना की आंखों में तैरते सूनेपन को विवेक झेल नहीं पाया। उसने अपनी निगाहें घुमा ली। नैना, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम समझो उस परिस्थिति में मैं कर भी क्या सकता था। समझा ही तो था। नैना ने व्यंग से विवेक को देखा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। विवेक ने दोनों के बीच फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारे पति व बच्चे? विवेक ने बहुत हिम्मत जुटाकर नैना से पूछा। मैंने शादी नहीं की विवेक। क्यों नैना, इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगी? विवेक सोचा भी था और चाहा भी था, पर हर सोची और चाही हुई चीज़ इंसान को मिल जाए यह ज़रूरी तो नहीं। नैना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी मेरे बेटे की जान बचाई। विवेक फूट फूट कर रो पड़ा। विवेक आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। विवेक को बच्चों की तरह रोता देखकर नैना के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा आंसुओं के रूप में पिघलकर आंखों से बह गया। विवेक जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस कस्बे में बहुत ही सीधे और सज्जन लोग हैं। यहाँ किसी की दीदी, किसी की बेटी तो किसी की बुआ हूँ। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये लोग मेरी एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जो एक रिश्ता नहीं जुड़ा? उस एक रिश्ते के बदले मुझे न जाने कितने रिश्ते मिल गए। जहाँ तक तुम्हारे बेटे की बात है तो तुम शायद यह भूल गए कि डॉक्टरी की पढ़ाई के समय हमें मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे तो उस समय तक यहाँ पता भी नहीं था कि वह तुम्हारा बेटा है, और पता होता तो भी मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाती। तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखो। अब मैं चलती हूँ, मेरी सुबह की सैर का वक्त हो गया। विवेक चुपचाप उसे जाते देखता रहा। सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ एक नए सवेरे के स्वागत के लिए उदय हो रहा था, और उसकी किरणों से आत्मविश्वास से भरा हुआ नैना का चेहरा और भी दमक रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।